चलो बच्चों, अभी निकलते हैं हम सेकंड चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 2, रेसिडेंशियल रेसिडेंस एंड द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, चलो ये ओवरव्यू देख लो। रेसिडेंट, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, डीम रेसिडेंट इज ऑलवेज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और लास्ट इज नॉन रेसिडेंट। सो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? पर्सन रेसिडेंट है कि नहीं है, मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इस सवाल का जवाब मिल गया तो हम आगे जाएंगे। चलो, ये क्वेश्चन में हमको जवाब मिला नॉन रेसिडेंट, बात खत्म हो गई यहीं पे। उसका सिर्फ इंडिया में जो भी जनरेट होने वाला है वो इनकम टैक्सेबल है, एक्रियनराइज इन इंडिया। ओके, उसके बाद सेकंड चीज, अगर इसका जवाब आता है रेसिडेंट, तो रेसिडेंट के लिए हम देखने वाले हैं दो चीजें। कौन सी दो चीजें? पहला चीज है, ना रे बेटा, रेसिडेंट के लिए अगर रेसिडेंट आ गया बंदा तो सेकंड स्टेज में हम डिसाइड करेंगे वेदर द पर्सन इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी। हाँ, समझा? अब तू बोलेगा इसका फर्क क्या है? देख, ये सारा झमेला क्यों कर रहे हैं हम लोग? वाई वी आर डूइंग ऑल दीज झमेला? क्योंकि हमको निकालना है उसका टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। अगर बंदा नॉन रेसिडेंट है तो उसका इंडिया का ही इनकम टैक्सेबल होगा। अगर बंदा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा। ओके, और पर्सन अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसका अराइज एंड एक्रूड इन इंडिया वाला जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, और रिसीव्ड इन इंडिया वाला पोर्शन वो टैक्सेबल करेंगे। सो ये सारा रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, उसकी इनकम कौन सा टैक्सेबल होगा और कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। जॉब मिल गया, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, चलने का आगे। हाँ, फास्ट ही लेने वाला हूँ इसलिए टेंशन की बात नहीं है। हाँ, इंडिविजुअल एचएफ रहा तो रेसिडेंट आएगा, डीम रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट आएगा। फर्म, एओपी, बीओआई जो भी है बाकी का, वो एक तो रेसिडेंट रहेंगे या नॉन रेसिडेंट। उसमें नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाली कंसेप्ट नहीं है। और डीम रेसिडेंट्स जो इंडिविजुअल एचएफ में है वो हमेशा क्या रहेगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझा? खत्म। ये चार्ट में वही दिया है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, दो कंडीशंस है। पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए। यस, मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, पीवाई। यस, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है? 60 डेज in PY यस इन पीवाई and more than 365 days in last 4 previous year in 4 previous year preceding to relevant previous year. relevant previous year. गुड, समझा? Yes. ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या एक भी सेटिस्फाई होगी? क्योंकि ये और है, क्या है बेटा? और इन दोनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो बंदा क्या है? रेसिडेंट। कोई तकलीफ? खत्म। अब रेसिडेंट हो गया या नॉन रेसिडेंट हो गया, डिसाइड हो गया। नॉन रेसिडेंट हुआ, टैक्सेबिलिटी क्या करना है पता है तुमको। Yes. रेसिडेंट हुआ, क्या करना है वो भी पता है, बताऊंगा। चलो आगे। ओके, अब ऑर्डिनरी रेसिडेंस का क्लॉज। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, ये एग्जाम्पल के टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एक क्लॉज है, ये जो 182 डेज है ना, Yes. वहाँ पे 60 और 365 को 120 डेज का क्लॉज दिया गया है
क्यों? अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes to visit in India during the relevant previous year. या Indian citizen who leaves India during the relevant previous year as a member of Indian ship or for the purpose of employment outside India. ये दोनों एक्सेप्शनल केस है जहां पे पहला जो क्लॉज है 182 डेज और मोर, और सेकंड क्लॉज क्या बेटा 6365, ये हो जाएगा 120 डेज एंड 365 डेज। समझा क्या? खत्म। चलो आगे चलते हैं, आगे 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 इलस्ट्रेशन 1 ले लेता हूं, फिर देखेंगे। मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ मेंबर ऑफ क्रू। देख, मेंबर ऑफ क्रू है of Singapore bound Indian ship engaged in carriage of passenger in international traffic departing from Chennai port on 6 June 2025. From the following details for the previous year 2025-26, determine the residential status of Mr. Anand for AY 26-27, assuming that he stay in India in last 4 previous years preceding relevant previous year 25-26. कितना बेटा 400 डेज, मतलब 365 डेज का क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है। तो पिछले साल डेट एंटर्ड इनटू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग के लिए 6 जून 2025। ओके, डेट एंटर्ड इनटू कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ द शिप बाय मिस्टर आनंद 9 दिसंबर। चल कैलकुलेट कर, कैलकुलेट करते हैं। देख, जून के कितने दिन हो गए? 25। 6 जून को ज्वाइन हो रहा है, 6 जून पकड़ना नहीं है। जून में कितने दिन है? 30। हाँ, तो वो पकड़ना है कि नहीं पकड़ना है? पकड़ना है पगले, एक दिन तो पकड़ना पड़ेगा ना। यस और नो? सो जून के कितने? 25, जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, और वो कब आ रहा है बेटा? 9 को। तो 9 ये अपन कैलकुलेट कर लेते। टोटल कितने दिन हो गए? 187 डेज। कोई तकलीफ? यस और नो? Yes. वो 187 डेज इंडिया के बाहर था, समझा? सो 365 डेज माइनस 187 करेगा तो इट इज 178 डेज। वो इंडिया में सिर्फ 178 डेज के लिए था। मतलब पहला जो कंडीशन है 182 डेज और मोर, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यस और नो? अब दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? बोलो बोलो। नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? वाई? वो तो 120 डेज का कंडीशन था, ऊपर तूने पढ़ा, तो क्यों नहीं हो रहा है? इनकम टोटल। एग्जैक्टली, वो कंडीशन तभी अप्लाई होगी जो वहां पे नहीं दिया है, बट यहां पे दिया है एक चीज। हाउएवर, किधर गए पे? हाउएवर 2.5। 2.5। हाँ, वही देख रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, नीचे दिया है। हाउएवर, ये कंडीशन 120 और 365 की हम कब डिसाइड करेंगे और कब यूज में लाएंगे? यहाँ पे एक चीज दिया है, हाउएवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, दैट इज द इनकम एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फ्रॉम द बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब इंडियन सोर्सेज से जो भी इनकम आ रहा है, इंडियन ओरिजिन से जो भी इनकम आ रहा है, इंडियन मैनेजमेंट से जो भी इनकम आ रहा है, इंडिया के कंपनी से जो भी इनकम आ रहा है, वो इनकम शुड विच इज नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया exceeding 15 lakh during the previous year will be treated as resident in India. If the period of stay in the relevant previous year amount to 182 days or more, or has been in India during 4 immediately preceding
the previous year for the total period of 365 days or more and has been in India for at least 120 days in the previous year. क्या समझा मेरे भाई? उसका इनकम के बारे में कुछ बात किया है क्वेश्चन ने? नहीं किया है. अगर क्वेश्चन ने बात नहीं किया है तो 120 365 का क्लॉज अप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं है. खत्म. सो ही विल बी नॉन रेसिडेंट. Since his period of stay in India during PY 25-26 is less than 82 days, he is a non-resident for AY 2026-27. अगर इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज्यादा होता तो हम वो क्लॉज अप्लाई करते थे. फिर भी वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहता था. समझा क्या? नाउ डीम रेसिडेंस. डीम रेसिडेंट वही चीज है जो हमने बात किया अभी. यस, इसको एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना, पढ़ लिया है तुमने. ठीक है, वही चीज है. एक्सीडिंग 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर. यस, और तेरे को मालूम है डीम रेसिडेंट ऑलवेज क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. पक्का? खत्म. ये हम क्यों सब सीखा रेसिडेंशियल स्टेटस? क्योंकि हमको टैक्सेबिलिटी निकालना है इनकम की. यस. अब आ गया तुम्हारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ROR और RNOR के लिए जो हमारी कंडीशन है. ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. RONOR मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इनके लिए कंडीशंस क्या है बेटा? पहली कंडीशन है ही शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 years इन लास्ट 10 PY. पॉजिटिव में बता रहा हूँ. सेकंड, residing for more than 730 days. Yes, in 7 previous year preceding to preceding टू रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. समझा क्या? और तीसरा जो तेरे को मालूम है जो हम डीम रेसिडेंस के लिए लगाते हैं 15 लाख का इनकम वाला क्लॉज, वो. बट ये दोनों में से कोई भी क्लॉज अगर सेटिस्फाई होता है या 15 लाख से ऊपर उसका इनकम सेटिस्फाई होता है, यस, तो उसको जो क्लॉज है वो 120 डेज का कर लेंगे और उसको क्या बताएंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. यस, सिखाया था डिटेल में, कोई तकलीफ नहीं थी. रिवीजन में हो गया. अभी निकलो आगे. चल क्वेश्चन ले लेते. ये मस्त क्वेश्चन है. ब्रेटली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 days इन एवरी फाइनेंशियल ईयर. दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2026-27. यार वो कितने दिन रहा है? 7 साल में 700 दिन, 4 साल में 400 दिन. 63 65 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? यस, हो रहा है. लेकिन लेने की जरूरत है क्या? क्यों? 182 डेज का क्लॉज सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा ना. 2 कंडीशन है ना. पहला 100 डेज रहा है वो इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर. यस, और उसके पीछे 100 रहा है 4 साल. यस, मतलब कितना हो गया? 400 डेज. खत्म. तो सेकंड कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई होगी ना. अरे हाँ या ना? खत्म. देख मेरे भाई, यही वही दिया है.
Therefore, since he satisfies one of the basic condition under section 6 subsection 1, he is resident for the year 26-27. कोई तकलीफ? पक्का समझा? Yes, sir. अब तेरे को रेसिडेंट का जवाब मिल गया है. यस. अब तेरे को क्या ढूंढना है? ROR या RNOR. दो कंडीशन दिया था तेरे को. क्या कंडीशन दिया था? पहली कंडीशन थी 2 out of 10. ही शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 out of 10 years. किसके लिए? ROR के लिए. नहीं है वो. 2 साल अपने यहाँ का वो रेसिडेंट नहीं है, तो बेटा पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. दूसरे कंडीशन में 730 डेज से ज्यादा का स्टे चाहिए. उसका स्टे कितना है? 700 दिन का. ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. मतलब उसको क्या बोलेंगे? Resident but not a- गुड, आई लाइक इट. दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए वो रेसिडेंट तो है बट ही इज RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी. समझा क्या? खत्म, ओवर. वही दिया है. Therefore, Bratley is a resident but not ordinary resident during the previous year 25-27 relevant to the assessment year 26-27. कोई तकलीफ मेरे भाई? नीचे वो नोट दिया है जो मैंने अभी बताया. वो उन्होंने 9 out of 10 नॉन रेसिडेंट बोला है, मैंने बोला 2 out of 10 वो रेसिडेंट चाहिए. नहीं है, बात खत्म. और ये जो है 730 मैं वही बोला. उन्होंने कम बोला है, मैंने बोला है कि 730 डेज से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं RNOR के लिए कंडीशन और मैं बोल रहा हूँ ROR के लिए कंडीशन. कंफ्यूजन मत करो. मैं बोल रहा हूँ ROR के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. और वो क्या बोल रहे हैं? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो 730 से कम भी रह रहा है और वो 1 साल भी इंडिया का रेसिडेंट नहीं है. चलेगा? ओके, दूसरा भी क्वेश्चन है क्या ऊपर? चलो. व्हाट वुड योर आंसर चेंज if the above facts relate to Srinath, Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team. बेटा इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है. ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया बंदा, इंडियन सिटीजन है, खुद लिखा है. मतलब इसके लिए सिर्फ तेरे को क्या देखना है? 182 डेज की कंडीशन देखनी है. क्योंकि अगर तेरे को 365 देखना है तो वो भी 365 हो जाएगा. वो भी कब हो जाएगा? अगर उसका इनकम इंडियन सोर्सेस से 15 लाख से ऊपर है तो. अगर नहीं है तो बेटा इसको क्या बोलेगा तू? 182 डेज नहीं है, उसको नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा. हाँ या ना? चेक कर. Non-resident. Comes to that, he would be treated as non-resident in India irrespective of his total income, excluding income from foreign sources, since his stay in India in the current financial year is in any case is less than 120 days. क्योंकि वो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करता और सीधा नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. सही बात है ना? पढ़ ली. पहली कंडीशन थी 182 की, वो तो नहीं हो रही, नहीं. और दूसरी 120 की कर रहे हो 15 लाख के लिए, लेकिन 120 तो है ही नहीं ना, वो तो खुला नॉन रेसिडेंट हो जाएगा. सोचने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे. तीसरा व्हाट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैज विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज? अब हो गया ना? आ गया औकात पे, Yes. आ गया औकात पे. अब आएगा इनकम क्राइटेरिया, क्योंकि अब 120 दिन की कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, और 365 की भी हो रही है. Yes. लेकिन वो अप्लाई कब करेंगे? If his income exceeds from the Indian sources above 15 lakh rupees. वो नीचे दिया होगा आंसर में.
In this case, total income excluding income from foreign sources exceed 15 lakh, he would be treated as ROR or NOR. Yes, agar if income is above 15 lakh from India, समझा क्या बेटा? Yes. रेस्टोरेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट. क्यों? उसके 120 और 480 मतलब कितना हो गया? 365 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. पक्का? लेकिन अगर उसका इनकम नहीं रहा तो उसको नॉन रेसिडेंट ट्रीट करेंगे. इफ इज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 15 लाख, ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इन PY 25-26 सिंस हिज स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज. समझा क्या? अब तेरी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया. चल आगे फिर खत्म. मिस्टर बी कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द PY 21-22. Okay, during the financial year 21-22 to 23-4-5-6, he was in India for 55, 60, 90, 150, 70. तो प्रीवियस ईयर में अपने पास वो रहे हैं 70 दिन. ओके, उसके पहले थे 150 प्लस 90 240 300 355 365 डेज की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. खत्म. नॉन रेसिडेंट खत्म. क्योंकि 182 डेज की तो हो नहीं रही 61 की. और दूसरी जो है 63 65 60 की हो रही है प्लस 365 की नहीं हो रही. खत्म. नॉन रेसिडेंट हो गया. रेसिडेंट सेटल ऑफ HF. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. HF का जहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है और उसका कर्ता जहाँ पे रह रहा है, तो ये दोनों चीज़ों को देख के मद्देनजर रखते हुए हमको क्या करना पड़ेगा? बस वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है देखना पड़ेगा. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट. पक्का? HF के लिए सेम कंडीशन है कर्ता की. क्वेश्चन 4 ले लेता है, अंडरस्टैंड कर लेते. द बिजनेस ऑफ HF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर. मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया में. मिस्टर ई करता है HF वॉज बोर्न इन कोलकाता, इंडियन ओरिजिन. विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आफ्टर 15 ईयर्स. मतलब पेचुलर रिकॉर्ड नहीं है. ही कम्स टू इंडिया ऑन 1/4/2025 एंड लिव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1/12/2025. मतलब बेटा वो 9 महीने के लिए रहा है. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर नहीं, नवंबर तक ही रहा है. 1 दिसंबर को चले गया वो 8 महीने के लिए. तो 8 महीने में बंदा कितने दिन रहा है? 30 का एवरेज निकाला तो भी 240 दिन हो गए. तो 182 डे की कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो उसको 63 65 को जाने की जरूरत ही नहीं है. तो 182 डेज की अगर वो कर रहा है तो ही इज रेसिडेंट. ओके. अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट की 2 कंडीशन. 730 दिन तो रहा नहीं, पिछले 15 साल से आया नहीं, मतलब वो रेसिडेंट था नहीं. मतलब ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. खत्म. समझा? मतलब 6-1 सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आगे का जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसलिए वो रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. और दूसरा ये भी स्टैंड है कि द बिजनेस ऑफ HF इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर. सॉरी गाइस, चलो वापस चालू करते हैं. यस. And policy decisions are taken there. It is assumed that the control and management is in Australia. That is, control and management is wholly outside India. Therefore, HF is non-resident for the previous year 25-26. मतलब दोनों क्लॉजेस से आंसर वही आ रहा है. कंपनी का भी वही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन, बाकी की चीजें देख लो. तुमको इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले. क्यों? तुम्हारा बेसिक फोकस है इंडिविजुअल और HF का. सही बात है.
अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मैंने बोला हम सिर्फ उसके टैक्स इनकम के टैक्सेबिलिटी के लिए ही उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा और कौन सा नहीं होगा ये डिसाइड करने के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस है, समझा? कोई अड़चन मेरे भाई? नो सर। अब मैं सीधा क्वेश्चन में चलता हूँ। ये चार्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख, आरओआर का जो चार्ट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसका पूरा इनकम टैक्सेबल है, ग्लोबल इनकम खुला सब। क्यों? वंडन सिटीजन है। तो बोलेगा सर लेकिन अगर उसने वो पैसे पे यूके में टैक्स पे किया होगा तो बेटा ट्रीटी एग्रीमेंट है, डायरेक्ट डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है अपना उनके साथ, उसका नंबर डाल के हम उसको एग्जाम करवा लेंगे, लेकिन इनकम तो टैक्सेबल रहेगा ना, विल बी अंडर दैट परव्यू, तो उसका बेनिफिट लेना ना। कौन बोल रहा है? आप समझे? तो आरओआर के लिए इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तीनों के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि इंडिया का इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। अगला, इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और डीमिंग टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बेटा तीनों के लिए टैक्सेबल है, करना ही पड़ेगा। भारत से जो इनकम आ रहा है, भारत की भूमि से जो इनकम आ रहा है, भारत में जो एक्रू हो रहा है, भारत में जो कन्वर्ट हो रहा है, वो सारा इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल है। तीनों के लिए मतलब रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एंड RNOR, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझा? नाउ इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यही झकमारी है बेटा। जो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल होगा, यस, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो इंडिया का बंदा है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यस, कब? अगर इंडिया में डिराइव हो रहा है तो, derived from a business control or occupation set up in India, otherwise no। क्या समझा? इनकम फॉरेन से जनरेट हो रहा है मेरे भाई, लेकिन अगर वो धंधा इंडिया से चला रहा है तो किसके केस में? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल होगा। और इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, बेटा नॉन रेसिडेंट का अपना कोई संबंध नहीं आता, इसलिए उसको क्या बोला है? नो। अब तू बोलेगा सर इसका क्या करने का? क्वेश्चन में तेरे को पता चल जाएगा। क्वेश्चन 5 ले लेते फास्ट में। यस सर। वाओ, गुड। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 March 2026, compute the total income for the AY 2026 if he is ROR, RNOR and non-resident। पहला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल प्रोसीड्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। भाई ये इंडियन कंपनी का है, ये जर्मनी में मिले, पाकिस्तान में मिले, उज्बेकिस्तान में मिले, कहीं पे भी मिले, कौन से कंपनी का कैपिटल गेन है? सेल करके शेयर इंडिया। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? इंडिया। एक्रू कहाँ से हुआ है? इंडिया। सो बेटा ये तीनों के लिए टैक्सेबल है, तीनों के लिए। पहला क्लॉज जो चार्ट में था, टेबल में था, यस, ये तीनों के लिए क्या होगा बेटा? टैक्सेबल। सेकंड, डिविडेंड फ्रॉम अ जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, बेटा ये सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? जो इंडियन ओरिजिन से है या ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सो पहला कॉलम में टैक्सेबल होगा, बाकी दोनों कॉलम में नहीं होगा, क्योंकि इसका इंडिया के इनकम के साथ कोई संबंध नहीं है। समझा क्या? खत्म। सो पहले कॉलम में टैक्सेबल, बाकी के दो कॉलम में नहीं आएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ लंदन, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, क्या बेटा? थ्रू अप्रूव्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि ये एक्रू भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है।
तो ग्लोबल इनकम किसका टैक्सेबल है? ROR, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो 75,000 में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करो सेक्शन 24 के अंडर का। यस, Yes. GAV है ना ये। हाँ। हाँ, तो सेक्शन 24 क्या बोल रहा है? HB Yes. 30% लेस कर। ओके, सो SD लेस करने के बाद जो भी आएगा टैक्सेबल कर दे। डिविडेंड फ्रॉम RP लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी सबके लिए टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात, बेटा ये टैक्सेबल है एग्रीगेशन इफेक्ट में, बट 10(1) के अंडर एग्रीकल्चरल इनकम क्या बोला है? एग्जाम, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, तीनों के केस में नहीं आएगा। समझा? देख आंसर, ये तीनों के लिए टैक्सेबल, ये 6,000 टैक्सेबल, ये नहीं आया एग्री इनकम, और ये 30% लेस करके आया। चलने का आगे, ग्रेट। ये सारी झकमारी के लिए हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा। तो आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, कि रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, और फिर उसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड डीम्ड टू बी रिसीव्ड, छोड़िए यार, ये सब सीखा है मैंने थ्योरी तुमको डिटेल लेक्चर्स में। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, और जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके क्वेश्चंस में ही सारे आंसर्स आ जाएंगे, सो इसके लिए मेरे को वापस वो थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। लो, क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर डेविन, एन इंडियन सिटीजन, एज 40 years, government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the first time on 31st March 2025, मतलब लास्ट डे को ही चले गया। ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। अरे बेटा, इसको जो अलाउंस बिलाउंस मिलेंगे सब एग्जम्प्ट रहेंगे सेक्शन 10 के अंडर। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, पूरे साल भारत में नहीं आया हो, और एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है। तो क्या बन गया वो? हाँ, खत्म। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग इनकम। अरे हाँ या ना? Yes. क्या बन गया वो? Not received. पक्का? श्योर? Yes. यहाँ पे मैं हाईलाइट करके देता हूँ, देख, येलो कलर ठीक रहेगा ना, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं। चल, हाँ। As per section 5(2), a non-resident is chargeable to tax in India only in respect of the following income: income received or deemed to be received in India, and income accrued or arising or deemed to accrue or arise in India. देख, since he was not present in India at any time during the previous year 25-26, Mr. David is a non-resident for AY 2026-27। समझा? यही बात किया था मैंने। समझा मेरे भाई? Yes. हाँ, आप नॉन रेसिडेंट है तो फिर अपना आसान हो गया देखना। क्वेश्चन पढ़ते, सैलरी कॉम्प्यूटेड 5 लाख, ये इंडियन ओरिजिन से है क्योंकि इंडिया पे कर रहा है उसको, तो ये टैक्सेबल रहेगी उसकी सैलरी इंडिया में। फॉरेन अलाउंस मैंने बोला ये एग्जम्प्ट है, सीधा एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 के अंडर, आगे आएगा आपको। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया टैक्सेबल है, क्यों? इंडियन ओरिजिन से, अराइजिंग इन इंडिया है। यस। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, बेटा ये ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता अगर वो ROR होता, लेकिन ये क्या है? ये नॉन रेसिडेंट है, तो ये इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये अराइजन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी नहीं होगा, ये भी आउटसाइड इंडिया का हो गया। मतलब कितना टैक्सेबल होगा उसका? 5 और 1 6 लाख रुपया देख दिया है। यस, लेकिन तुमको ये नोट लिखने पड़ेंगे, ये जो 3 हमने टैक्सेबल नहीं किए, तो क्यों नहीं किए इसके 3 लाइन तो लिखने पड़ेंगे आंसर में, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक है? Yes. चलो,
आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा. क्वेश्चन नंबर 7. Go to the question number 7. Mr. Vivita paid a sum of 5,000 USD to Mr. Kulasekara, a management consultant practicing in Colombo, specializing in project financing. The payment was made in Colombo. Mr. Kulasekara is a non-resident. The consultancy यहाँ पे खुला दिया है, he is non-resident, मतलब खत्म हो गया. The consultancy is related to a project in India, okay, with a possible Ceylonese collaboration. Is this payment chargeable to tax in India in the hands of Mr. Kulasekara since the services were used in India? Natural है, ये इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि दिस इनकम इज अराइजिंग एंड accrued in India. Even though the foreigner is getting such a kind of income, it is taxed in India. जो पहला क्लॉज दिया था ना हमने नॉन रेसिडेंट का, लेकिन अब वो वहां पे आके असेसमेंट नहीं करने वाला. तो विविथा ने जो उसको पेमेंट किया वो टाइम पे विविथा को टीडीएस कट करना पड़ेगा. ये हम टीडीएस की प्रोविजन में ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझा. बट इट इज टैक्सेबल इन इंडिया. क्वेश्चन वही है ना. Yes. हाँ. वही दिया है. A non-resident is chargeable to tax in respect of the income received outside India only if such income accrues or arise or is deemed to accrue or arise to him in India. The income deemed to accrue or arise in India under Section 9 comprises inter alia income by way of fees, technical service, which includes any consideration for rendering any managerial, technical or consultancy services. Therefore, the payment to the management consultant relating to the project financing is covered within the scope of the fees for technical services. खत्म. Taxable हो जाएगा. Yes. Last para पढ़ता हूँ. In the instance case, since the services were utilized in India, the payment issued by Kulsekara, a non-resident in Colombo, is chargeable to tax in his hand in India as it is deemed to accrue or arise in India. लिख पाओगे? Yes. ये लैंग्वेज आनी चाहिए, इसी तरीके से लैंग्वेज आनी चाहिए. ऑप्शन नहीं है, लैंग्वेज यही तरीके से चाहिए. Illustration 8. Compute the total income in the hands of individual age 35 years, being a resident and ordinary resident. Resident but not ordinary. वही क्वेश्चन है यार. ROR, RNOR, and तीसरा क्या है? नॉन रेसिडेंट NR. खत्म. 1 2 3 के लिए निकालना है. डन. ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम. यार ये ओल्ड रिजिम की जगह न्यू रिजिम, सॉरी, एज पर टैक्स लॉ जा रहा है. फर्क पड़ने वाला है. टैक्स कब आएगा? इनकम डिसाइड होने के बाद. तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है इनकम है कि नहीं है, टैक्सेबल इनकम है कि नहीं है, ये डिसाइड करना अपने को. चलने का आगे. ग्रेट. इंटरेस्ट ऑफ ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 50% इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. खत्म. देख, दो पहले केसेस में आधा आधा टैक्सेबल होगा. 50% का इंटरेस्ट कहाँ मिला है? Indian. ROR का क्या है? ग्लोबल इनकम. Tax. हाँ, इसका भी इंडिया में मिला है, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा 5,000. और NR का कुछ भी नहीं होगा. हाँ. उसका क्यों होगा? या उसका भी होगा? उसका क्यों? received in India. खत्म. डीम टू बी रिसीव्ड और रिसीव्ड इन इंडिया. इसकी वजह से तीनों का तीनों इनकम क्या हो गया बेटा? 5,000 दोनों का और 10,000 किसका? इंडियन सिटीजन का पूरा के पूरा टैक्सेबल हो गया. जानबूझ के मैंने कंफ्यूज किया था. एक चीज बहुत आसान है भाई, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल किसका? ये पहले बंदे का. ये बेचारा ग्लोबली परेशान है, इसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, हर इनकम. अब ये लोगों का आइदर एक्रू और रिसीव्ड इन इंडिया. अब 50% ही रिसीव्ड था, यहाँ पे दिया है यस और नो. तो इसके लिए 5,000 क्या हो गया बेटा? यहाँ पे टैक्सेबल हो गया. समझा? कोई तकलीफ? चलो आगे. इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50%. अबे छोड़ना, इनकम की कहाँ पे? बिजनेस इन चेन्नई.
बात खत्म, तीनों का टैक्सेबल। दिस इज अराइज इन इंडिया। तो भाई तू नॉन रेसिडेंट रहे या कोई भी रहे, भारत से उत्पन्न कमाया, भारत में टैक्स देना पड़ेगा। सो 20,000 तीनों के लिए क्या होगा, टैक्सेबल। आ गया, कोई तकलीफ, खत्म। अब तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। छोड़ना यार, इंडियन कंपनी का कैपिटल गेन इंडिया में एक्रू हुआ है। अगर इंडिया में एक्रू हुआ है तो बेटा क्या हो गया, 100% टैक्सेबल हो गया। किसके केस में, तीनों के केस में, तीनों के केस में। रिसीव्ड इन लंदन। कहाँ पे रिसीव्ड इन लंदन, तो क्या फर्क पड़ रहा, आराइजन एक्रूड कहाँ पे, इंडिया। खत्म। आराइजन एक्रूड आउटसाइड इंडिया रहा और रिसीव्ड इन इंडिया रहा, तो सोच, समझा। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये तीनों क्या हो गया, तीनों के लिए टैक्सेबल, क्योंकि कैपिटल गेन STCG है ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर एवरीवन। तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा ना। क्या यार ये ना, तीनों के लिए टैक्सेबल है पगले। यस और नो। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, छोड़ना, सिर्फ अपना जो ग्लोबल इनकम वाला बंदा है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको टैक्सेबल होगा। बाकी दोनों वैसे भी बाहर का इनकम यहाँ क्यों दिखाएंगे। सो उनके लिए क्या है बेटा, नॉन टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी है बे, 50% ऑफ द गेन्स रिसीव्ड इन इंडिया। हो गया क्या, खत्म। अब जो मेरा ROR वाला बंदा है, गरीब, उसके लिए फुल अमाउंट टैक्सेबल 40,000, और जो बाकी के दो है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, जो इंडिया में रिसीव हुआ है, दैट पोर्शन विल बी टैक्सेबल। सो इंडिया में कितना पोर्शन रिसीव हुआ है, 50%। 20,000। सो 40, 20, 20 आएगा, देख खत्म मेरे भाई। इनकम अर्न फ्रॉम द बिजनेस इन जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का धंधा है, विच इज कंट्रोल इन दिल्ली। नहीं ना यार, चक मारी हो गई। ROR के लिए तो टैक्सेबल हो गया, यस। यस और नो। NOR के लिए भी टैक्सेबल हो गया, क्योंकि इंडिया का इनकम है, कंट्रोल इन इंडिया है। यस, बट जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए कितना रिसीव्ड इन इंडिया है, 40, 40। क्योंकि बिजनेस जर्मनी का है ना, कंट्रोल कहाँ पे, दिल्ली में है। दिल्ली में। हाँ, लेकिन सिर्फ 40,000 कहाँ पे रिसीव हुआ है, इंडिया में। तो तुम्हारा कौन सा है, नॉन रेसिडेंट NR को 40,000 टैक्सेबल होगा, और बाकी दोनों को 70। आंसर देख ले, वही होगा, वही है ना। यस सर। चलो आगे। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। बेटा बिजनेस किधर है, इंडिया में, प्रॉफिट कहाँ अराइज हो रहा है, दिल्ली में, तो बेटा टैक्स कहाँ लगेगा, इंडिया में। तीनों के लिए इक्वल 15,000, देख वही होगा। पहला 70, 70, 40 था, 15, 15, 15। कोई तकलीफ, ग्रेट। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ लंदन ब्रॉट टू इंडिया। बेटा अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। NOR के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, पर अपना बेचारा ग्लोबल वाले को टैक्सेबल होगा। कितना, 50,000। देख है क्या आंसर। नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, पाकिस्तान में मिलने, मैं क्या बोला, US में मिले, कोई फर्क पड़ने वाला है, किसका इंटरेस्ट है, इंडियन। बस देख टैक्सेबल है क्या, ये 50,000 हो गया। ये देख तीनों के लिए टैक्सेबल है, होगा ही, यस। क्योंकि अराइज एंड एक्रूड इन इंडिया। अब उसके आगे क्या है मेरे भाई, इंटरेस्ट, सॉरी गिफ्ट रिसीव्ड, नहीं ये क्या, केनिया भी है ना, ऊपर ऊपर। ऊपर भी है, सॉरी
कहाँ पे हम? 8,000 fees for technical services. ओके सॉरी. फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन. Rice and खत्म हो गया. जो श्रीलंका वाला क्वेश्चन कंसिडर किया था ना, वही. सो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? हो गया ही. खत्म. देख टैक्सेबल है क्या? yes, तीनों जगह पे है क्या? yes, होने ही वाला, क्योंकि अराइज एंड एक्रूड इन इंडिया. उसके आगे प्रॉफिट एंड, अबे खत्म, ये भी हो गया. प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन. ने अभी गेम हो गया. टैक्सेबल होगा ना yes, yes, तीनों जगह पे. yes, हाँ, क्योंकि इनकम मुंबई से जनरेट हो रहा है. भारत से जो जनरेट होगा भारत में टैक्स देना पड़ेगा. है क्या? देख आंसर में देख ले. मेरे को नीचे ऊपर करने में बोर हो रहा है. देख कंफर्म कर. पक्का? yes, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर. only RR. गरीब अपना ग्लोबल वाला बंदा, ROR वाला, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है टैक्सेबल कर उसको. बाकी दोनों को एग्जाम, मतलब नहीं आएगा उनके इनकम में. पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. खत्म, कोई ज़रूरत नहीं. नॉन टैक्सेबिलिटी तीनों के लिए. चेक कर. Yes, sir. पक्का? तीनों के लिए चेक कर. नहीं, हाँ, नहीं है. नाउ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल आउटसाइड इंडिया रिसीव्ड देयर. रिसीव भी वहीं पर. देन ब्रॉड टू इंडिया. अपने ग्लोबल वाले को टैक्सेबल कर. ग्लोबल वाला मतलब ROR वाला. यस. बाकी दोनों को नहीं आएगा. इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया विच वॉज सेट अप इन इंडिया रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया. क्या होगा मेरे भाई? अरे बिजनेस सेटअप इन इंडिया है ना. इवन दो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, बट उसका सेटअप किधर है? इंडिया में. एंड रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया. बिजनेस इज सेटअप इन इंडिया. इनकम इज एक्रूड एंड रिसीव्ड इन केनिया. ग्लोबल वाले को तो झक मार के होगा, और बाकी दोनों को नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को होगा क्योंकि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. गुड, आई लाइक इट. क्योंकि वो क्या है? RNOR है. RNOR को भी ROR के जैसे ही सेटअप एंड कंट्रोल इन इंडिया का क्लॉज एप्लीकेबल होगा. इवन दो इनकम इज नॉट जनरेटेड इन इंडिया, इट विल बी टैक्सेबल. हाँ, लेकिन जो नॉन रेसिडेंट है उसने इंडिया में बिजनेस सेटअप किया है, लेकिन इंडिया से एक्रू नहीं हो रहा है, बाहर से एक्रू हो रहा है और बाहर ही रिसीव हो रहा है. तो बेटा उसकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी आएगी क्या? नहीं. इसीलिए सिर्फ दोनों को टैक्सेबल रहेगा 5,000. देख यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. समझा भाई? अब उसके आगे गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग टैक्सेबल है. हाँ ना? अरे सेक्शन 10 में इसको एग्जम्पशन दिया है. 50,000 तक अगर तेरे को वेडिंग ओकेजन पे गिफ्ट मिलते तो आपको ये गिफ्ट्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम. खत्म करो इसको, ये टैक्सेबिलिटी में नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन सेविंग ये टैक्सेबल होगा. SBI तीनों के जगह पे टैक्सेबल होगा. इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन रशिया कंट्रोल इन रशिया सिर्फ ग्लोबल वाले को, ROR वाले को टैक्सेबल होगा. बाकी दोनों को एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं आएगा उनका. डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस पेट्रोलियम खत्म, तीनों के लिए टैक्सेबल है. इंडियन कंपनी. एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम द लैंड इन राजस्थान. देखिए एग्रीगेशन इफेक्ट में टैक्सेबल होगा, बट अभी तीनों के लिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में क्या है? इसको एग्जाम कर दिया है. कोई तकलीफ? समझा? खत्म हो गया. चल अभी टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन पे जाते हैं. Yes, sir. खत्म कर देते इसको भी. मिस्टर राम, जो इम्पोर्टेंट है वही ले लेते हैं. Okay. अभी इनकम वाला क्राइटेरिया बहुत देख लिया, इनकी अभी मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन अगर तुमने किया ना
पूरा व्यू क्लियर हो रहा है. Yes. Mr. Ram, an Indian citizen, left India on 22nd September 2025 for the first time to work as a मतलब जॉब के लिए जा रहा for employment company in Germany. Determined residential status of Ram. 22 सितंबर को गया है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 6 महीने वो नहीं था इंडिया में, और सितंबर के 8 दिन नहीं था, 9 दिन. तो निकाल कितने दिन हो गए. वो 182 दिन से कम ही रहा ना इंडिया में. 365 डेज है अपने, चल 182 डेज पकड़ते 6 महीने में, Yes. और ये 8-9 दिन ऐड होंगे, तो 190 डेज वो बाहर रहा है. मतलब नेचुरली 175, 77, 76 जो भी है उतना ही दिन इंडिया में रहा. ये मैं मुंह के बल बात कर रहा हूँ, पगले तेरे को लिखना है निकाल के आंसर, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा. सही बात है. ही इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज. तो बेटा उसका क्लॉज खत्म हो गया, Yes. लेकिन दूसरा वाला क्लॉज उसका फुलफिल होगा, Yes. क्योंकि वो पहली बार जिंदगी में बाहर गया. तो 4 साल में 365 दिन तो वो था भारत में, Yes. और ये भी था, मतलब वो रेसिडेंट तो बन गया. Yes. Employment. पर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन. तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन कंसिडर होगी, क्योंकि सेकंड कंडीशन अप्लाई करते टाइम इनकम क्राइटेरिया कंसिडर करना पड़ेगा फ्रॉम द इंडियन सोर्सेस. और वो इनकम क्राइटेरिया अगर इंडियन सोर्सेस से 15 लाख के ऊपर नहीं रहा तो उसको हम नॉन रेसिडेंट ट्रीट करेंगे. यस और नो, चेक कर आंसर. वही है क्या? वही. ये कहीं पे लिखा नहीं है, ये सेक्शन के हिसाब से कंक्लूड किया अपन ने क्लैरिटी से. यस देख, रेसिडेंट नहीं ना, रेसिडेंट इन इंडिया है रे, नहीं सॉरी, वो कंडीशंस दिए 61 की. ओके, लिखना पड़ेगी. ही हैज़ बीन इंडिया फॉर 182 डेज. ठीक है मेरे भाई. हाँ, 4 साल में 365 और रिलेवेंट ईयर में 60 दिन. एम्प्लॉयमेंट ठीक है, निकाल. 175 दिन ही इंडिया में था. क्या बोला था मैंने तेरे को? So does not satisfy the minimum criteria of 182 days stay in India during relevant. He is non-resident in India. अब यहाँ पे लिखा नहीं उन्होंने. Yes, क्यों ऊपर दिया? Thereafter he left India for employment purpose. तो उसके लिए 63, 65 अपन कंसिडर नहीं करते. समझा? सिर्फ एक ही कंडीशन लेके चलते. कौन सी? 182 डेज की नहीं फुलफिल हो रही है, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर PY 25-26, AY 26-27. लिख देगा, Yes. खत्म. Mr. Day residing in US since 1990. ठीक है. Visits India for 30 days every year. ठीक है. He comes back to India on 1st 2024 for permanent settlement. Wow. What will be his residential status for AY 26-27? वो परमानेंटली आ गए 24 को, मतलब 25-26 प्रीवियस ईयर में वो 365 दिन यहाँ पे था. He will be resident. क्यों? 60 365 भी हो रही है ना पगले उसकी, हाँ, और क्योंकि उसके पहले साल ही वो 365 दिन पूरा के पूरा रहा है. 24 से 25 रहा है ना वो, आ रहा है. और उसके पहले भी 30-30 दिन आता था भारत में. हाँ है ना? हाँ. तो बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसकी. हाँ. तो तू कैसे बोला नॉन? ऑलरेडी रेसिडेंट. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही साल रेसिडेंट है. देखिए, रेसिडेंट की उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब 61 जो है वो उसका सेटिस्फाई हो रहा है. दोनों के दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों. 182 डेट्स भी हो रहा है, 63 65 भी हो रहा है. चलिए एक हुआ तो भी वो रेसिडेंट ही होने वाला है ना. तो 182 डेज की कंडीशन क्या हो रही है उसकी? फुलफिल हो रही है. यस. अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए अपना क्या है? 2 out of 10 रेसिडेंट चाहिए. Yes. वो सिर्फ एक ही साल रेसिडेंट था उसके पहले.
24 से 25, मतलब पहली सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और दूसरा 730 दिन, वो भी पूरी नहीं होगी। क्यों? 365 था, प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 4 5 6, मतलब 180 प्लस 365 कितना हुआ? 545 days. 545 डेज। बेटा वो 730 दिन से कम. कम इंडिया में रहा है, तो बेटा वो ही विल बी ट्रीटेड एज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब RNOR। खत्म। लिख पाओगे? Yes, sir. उसके बाद तीसरा, यार ये नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट का इनकम वापस पूछा है, वही चाले। वो सेम चाल है, दूसरा क्या देंगे रे? अब इतना पूछ लिया, यहाँ का इनकम है, वहाँ का इनकम है, और क्या क्या पूछेंगे तेरे को? आप क्या सोचते हो? इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड आ गया क्या? 50% रिसीव्ड इन इंडिया। अब कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड का जिसका ROR बंदा है उसका क्या होगा? टैक्सेबल होगा। और बाकी का जो रिसीव्ड इन इंडिया है उतना ही होगा। मतलब पहले बस सुरेश क्या दिया है? सुरेश RR है. सुरेश ROR है। और ये कौन है? रमेश। Not resident. सेटल इन कनाडा है इन 1996, खत्म। मतलब ये नॉन रेसिडेंट है, खुला। तो मेरे भाई सुरेश का 40,000 टैक्सेबल होगा, इसका 17,500 टैक्सेबल होगा। Yeah. क्यों? 50% रिसीव्ड इन इंडिया है। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, इसका नहीं टैक्सेबल होगा, इसका 20,000 टैक्सेबल होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन नागपुर बट मैनेज डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट किधर से जनरेट हो रहा है? इंडिया से। दोनों का टैक्सेबल होगा, दोनों का टैक्सेबल होगा, 1 लाख भी और 1,40,000 भी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी रिसीव्ड, दोनों का टैक्सेबल होगा। Indian company. हाँ, तो आंसर देखना, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, दोनों का टैक्सेबल है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा, बेटा सर्विस कहाँ पे कंज्यूम हो रही है? इंडिया में। तो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? क्यों? Received in Canada. ओरिजिनेटेड इन इंडिया नहीं है, कंज्यूम्ड इन इंडिया है सिर्फ। बट कौन सा क्लाइंट है मेरा? कनाडा का क्लाइंट है। सो कनाडा का क्लाइंट मतलब जनरेशन भी वहाँ हो रहा है और पेमेंट भी वहाँ हो रहा है। तो ये 1 लाख रुपए टैक्सेबल है क्या? देख, Yes. है कि नहीं है? Hey. क्यों? सर्विस इज कंज्यूम्ड इन इंडिया। Yes, sir. इंडिया के रिलेशन में इनकम का जनरेशन हो रहा है, India. रिसीव्ड कहाँ हो रहा है? कनाडा। फर्क नहीं पड़ रहा। Yes. लाख रुपए टैक्सेबल है क्या? देख, Hey. पक्का? किसको? रमेश को। Yes. वो नॉन रेसिडेंट है क्या? हाँ. श्योर? Yes. वही बोला था। इंटरेस्ट ऑन सेविंग UCO बैंक दिल्ली, खत्म, टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल इनकम लैंड सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, दोनों को सेक्शन 10(1) में एग्जम्पशन मिलेगा, दोनों को। Yes. और एग्रीगेशन ऑफ इफेक्ट में हम उसको कंसिडर करेंगे। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट भोपाल, खत्म। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल करो। Yes. SD लेस होगा, मतलब इसका 70,000 आएगा और इसका 42,000 आएगा। सही बात है ना? Yes, sir. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये ATC में डिडक्टिबल होगा क्योंकि ये शिफ्टेड फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। खत्म। लास्ट में डाल दे TTA डाल, RTC. हाँ, और ATC डाल। हो गया मेरे भाई? Yes. चलने का आगे।
एग्जामाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज द स्टेटमेंट छोड़ना यार, ये तू पढ़ ले अभी। एग्जामाइन द रीजंस वेयर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अट्रैक्ट इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। ये पढ़ लेगा ना अभी तू? 6 क्वेश्चन यार, वही चीज़ है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड इन जयपुर टू मिस्टर रमेश, अ नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, द कंसिडरेशन इज ऑल्सो रिसीव्ड। क्या लेना देना है, इंडिया का है, टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी, टैक्स आएगा उसके ऊपर। रेंट रिसीव्ड इन दिल्ली प्रॉपर्टी, छोड़ना है यार, वही चीज़ हो गई ना। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन नेपाल, रिसीड इन नेपाल, कोई संबंध नहीं आता है। हाँ, अगर वो आर रहा तो ही टैक्सेबल है, अगर वो आर नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो वो एग्जम्प्ट आएगा, क्योंकि वो इंडिया में एग्री नहीं हो रहा और रिसीव्ड भी नहीं हो रहा। यार ये सब किया ना, वापस इंटरेस्ट दिया है, गिफ्ट इनकम वही सब हो गया यार। ये धनुष का प्रॉब्लम लास्ट है, वो ले लेते चल। धनुष सिटीजन 35, वर्कड इन ABC मुंबई, ठीक है। गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम XYZ इनकॉर्पोरेशन USA ऑन 1 जून 2024, लेफ्ट इंडिया। 9 महीने बच्चा बाहर रहा, नहीं 31 जुलाई को गया, ठीक है। फिर भी अगस्त एंड ज्वाइन, अपने को क्या है, गया कब वो, जुलाई को गया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, 240, अरे खत्म। धनुष विजिटेड इंडिया 25/5, अरे नहीं वो 24 को गया पगले, तो इंडिया को विजिट कब किया उसने, 25/5 से 22/9 तक। ओके के तो मई के 6 दिन हुआ ना, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 22। वो इंडिया में था ना इतने दिन, अरे पगले 25 को आया ना वो, मई के 26 डेज मतलब स्टे इन इंडिया। 25/5, हाँ 6 डेज। क्या बात कर रहा पगले, 25 को आया वो, 25 दिन कैसे रह सकते हो, 6 दिन ना। हाँ, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31 और सितंबर के 22, मार टोटल। दिया होगा ना। उधर गया रमेश, ये 5वां नहीं, कितना क्वेश्चन है, 7वां ना, टोटल मारना है तेरे के कैल्सी पे, या मुझे तो कैल्सी दिया गया है। कितना है? 121 आता होगा पगले, क्योंकि यहाँ पे 121 लिखा है आंसर में। 120 कैसे बोला तूने? मई के 6, मई के 6 है ना, किधर गया वो, मैंने लिखा था ना। मई के कितने दिन है? 7 दिन। तो तूने क्यों 7 पकड़े? 7 लेना पड़ेगा। क्यों मेरे भाई? जिस दिन 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन लेने पड़ेंगे। सॉरी, मई के 7 दिन लेने पड़ेंगे मेरे भाई। तो लिया क्या? यस, 121 days। 121 days। 121 days। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मई के 7 ले लो। तो कितना हो गया? 121 डेज, ठीक है। तो पिछले साल वो 182 डेज से नीचे था और जॉब के लिए बाहर है, तो उसका इनकम क्राइटेरिया देखना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, ठीक है। फॉलोइंग इनकम इन द प्रीवियस ईयर, सैलरी USA, ठीक है 7 लाख। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज 550, एग्रीकल्चरल इनकम रहा पंजाब 55, तो एग्जाम में आएगा।
रेंट रिसीव्ड लखनऊ 4, प्रॉफिट फ्रॉम अ प्रोफेशन यूएसए बट सेटअप इन इंडिया रिसीव्ड दिया जा रहा है क्या 15 के ऊपर, हाँ 15 लाख पर क्योंकि ये 6 आ गया, ये 4 लाख आ गया और ये 550 आ गया, मतलब कितना हो गया 15,50,000, तो 15 के ऊपर गया। रेंट डिडक्शन लेने पर अरे हाँ, तो कितना आ गया उसका 30% गया 280। ये 6 लाख, शायद 14,30,000 ये 550। अरे इंडिया में तो टैक्सेबल ही है ना, ये डिविडेंड तो टैक्सेबल है इंडिया में, हाँ रेंट भी टैक्सेबल है, और प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ यूएसए सेटअप इन इंडिया ये भी क्या हो गया टैक्सेबल ही हो गया। 14,30,000 आप क्या टैक्सेबिलिटी? अरे लेकिन वो रेसिडेंट है कि नहीं ये पूछा मैंने तेरे को। नहीं 15 लाख से लेस उसका इनकम इंडिया हाँ तो फिर 182 डे का क्लॉज एप्लीकेबल होगा फिर, तो नॉन रेसिडेंट है। Yes. 5,50,000 आ गया, 280 आ गया, 6 लाख आ गया, 14,30,000। ठीक है, यहाँ पे दिया सिंस धनुष इज एन इंडियन सिटीजन हु कम्स टू विजिट ऑन इंडिया ओनली फॉर 121 डेज एंड हिज टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 7 लाख ऐड नहीं कर सकते, डज नॉट एक्सीड 15 लाख, ही वुड बी नॉन रेसिडेंट फॉर AY 2026-27। समझा मेरे भाई? Yes, sir. अगर उसका इनकम 15 से ऊपर होता तो RNOR होता। Maybe it's 1,000. Yes. अब इसका कोई फर्क पड़ा कि इनकम पे? कुछ भी नहीं पड़ा, लेकिन अगर सेक्शन में दिया है आपको लिखना पड़ेगा। Yes. समझा क्या? Yes, sir. खत्म। Yes. सो ये चैप्टर हो गया, Yes. कोई तकलीफ? ये 38 क्या है? 6 लाख का इनकम नहीं है। हाँ प्रॉफिट्स प्रोफेशन सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सेटअप इन इंडिया है ना, रिसीव्ड देयर। अब वो नॉन रेसिडेंट हो गया ना, तो नॉन रेसिडेंट ने वहाँ पे अगर पैसा मिल रहा है उसको तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। दोनों क्लॉज में दिया है रे पगले। अगर इनकम 15 लाख से ऊपर रहता था ही वुड बी रेसिडेंट इफ ही हैज बीन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हैज बीन इंडिया फॉर इमीडिएटली, वो तो था ही। इन सच ए केस ही वुड बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। यस प्री रेसिडेंट बन जाता। Income from foreign sources means income from which accrues or arise outside India, except income derived from a business controlled in or profession set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India. तो इसलिए हमने उसका पहले कंसिडर किया अदर देन फॉरेन सोर्स का, इंडियन सोर्स से, लेकिन वो 15 लाख के नीचे आया, इसलिए हमको उसको क्या ट्रीट करना पड़ा, नॉन रेसिडेंट। और फिर नॉन रेसिडेंट इज चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया एंड इनकम विच एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। अकॉर्डिंगली सिर्फ 5.5 लाख रुपया और 280 टैक्सेबल होंगे। जो भी है बिजनेस यहाँ पे सेटअप है बट इनकम जनरेटेड ओरिजिनेटेड देयर एंड रिसीव्ड ऑल्सो देयर, वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं किया है, इसलिए उसका 8,30,000 का इनकम फाइनली टैक्सेबल हुआ है। समझा क्या? Yes. अब तेरा पूरा के पूरा क्लॉज सेक्शन वाइज क्लियर हो गया। कौन सा? 120 दिन का, वो भी विद एग्जाम्पल, जहाँ पे तू कंफ्यूज था, जो तू बोल रहा था ना सर फिर 120 और 365 क्यों नहीं पकड़ रहे। हाँ, क्योंकि उसका इनकम क्राइटेरिया कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, ये सोर्सेस से। 15 से नीचे रहा तो 120 का क्लॉज खत्म हो गया, सिर्फ 182 डेज का रहा। वो बंदा क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट बन गया। अब नॉन रेसिडेंट बन गया तो भाई वहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है, वहाँ पे मिल रहा है, इवन दो द बिजनेस सेटअप इन इंडिया।
इट इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, तो क्या हो गया, वो इनकम कंसिडर नहीं होगा। सिर्फ दो ही इनकम कंसिडर होंगे, एक रेंट वाला और दूसरा जो था ना उसका, एक रेंट वाला और दूसरा कौन सा है, सैलरी नहीं डिविडेंड वाला, इंडियन कंपनी से, दोनों ही टैक्सेबल होंगे। समझा क्या? ग्रेट। तो मैं क्लोज करूं, यस कोई तकलीफ नहीं। अगले यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम को मिलते हैं, सैलरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो बाय, सी यू।